अच्छा, डिब्बा बोलना नहीं, नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स के टाइट्रेशन, तीनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल में होने हैं, ठीक है। जो फिजिकल में होने हैं तीनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान सुनना है। और जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा शुरू से लेकर लास्ट तक याद कर, ठीक है। इन चैप्टर को हमसे कर लेना जरूर, इसको मिस मत करना। थर्मोडायनेमिक्स, देखो इसके अंदर दो टॉपिक पढ़ने हैं। थर्मोडायनेमिक्स में ना दो टॉपिक है, एक है थर्मोडायनेमिक्स और एक है थर्मोकेमिस्ट्री। इसके नाम से ही पता लग रहा होगा तुम्हें, थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री क्या मीनिंग होगा इसका, क्या मीनिंग होगा इसका, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स अगर मैंने बोला, इन्हें किन एक बार चेक कर लियो, यस। मैंने अगर बोला थर्मोडायनेमिक्स, है ना, अगर थर्मोडायनेमिक्स बोला मींस रिलेटेड टू प्रोसेस, किससे रिलेटेड है, प्रोसेस से रिलेटेड। जैसे गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब से 20 मीटर क्यूब हो गया, गैस का कंप्रेशन हो रहा है, गैस का कंप्रेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। या प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, प्रेशर पहले P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, और अब क्या हो गए T2, V2 और T2, इस तरीके से। ठीक है ना, ये क्या है, प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस। तो समझ आ गया कि नहीं, अगर प्रोसेस कोई हो रहा है, प्रोसेस कोई हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, थर्मोडायनेमिक्स। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री। तो बोलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, क्लियर है कि नहीं है? सारे यहाँ तक हुआ, ये क्लियर हो गया कि नहीं है? मैंने पहला पॉइंट क्या बोला है, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। थर्मोडायनेमिक्स मींस रिलेटेड टू प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स क्या, रिलेटेड टू प्रोसेस। और थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, केमिकल, रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स करेंगे वो क्या होगा, थर्मोकेमिस्ट्री, फिर वो क्या होगा, थर्मोकेमिस्ट्री। तो अभी स्टार्ट करना जो है थर्मोडायनेमिक्स पहले, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स मींस इन मोशन, नाम से क्या पता लग रहा है इसके, स्टडी ऑफ हीट, स्टडी ऑफ हीट एंड हीट चेंजेस और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, स्टडी ऑफ हीट एंड हीट चेंजेस और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर, इसे क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ हीट एंड हीट चेंजेस और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसे बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। अब इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है, इसकी मेरिट और डीमेरिट। मेरिट क्या है इसकी, ये बताता है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, क्या बताएगा, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है और कितनी बैकवर्ड डायरेक्शन में गई है, क्या बताएगा, इट प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा, कितनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है, कितनी बैकवर्ड डायरेक्शन में गई है। दूसरा, ये बताएगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, प्रिडिक्ट्स whether reaction is spontaneous or not, predicts spontaneity or non spontaneity of the reaction, spontaneity or non spontaneity of the reaction, reaction spontaneous है कि नहीं। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब होता है डेल्टा जी नेगेटिव होना, किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा जी होता है, आगे टर्म आएंगी लेकिन नोट करते रहो साथ साथ ही। डेल्टा जी होता है यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, GIPS। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये टर्म्स नोट करते रहना अभी से ही। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, डेल्टा जी सिस्टम की बात कर, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या क्लियर होगी बात की नहीं, तो ध्यान रखना, इट प्रिडिक्ट्स स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस,
इट प्रिडिक्ट्स एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। सही ना, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताता है। दो चीजें बता दी। अब इसकी डीमेरिट, इसकी डीमेरिट, इसकी डीमेरिट क्या है? ये स्पीड नहीं बताता रिएक्शन, डज नॉट प्रिडिक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। डीमेरिट क्या है? डज नॉट प्रिडिक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन और स्पीड ऑफ द रिएक्शन। डज नॉट प्रिडिक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन और स्पीड ऑफ द रिएक्शन, उसके बारे में नहीं बताएगा। और दूसरी डीमेरिट है, ये मैकेनिज्म नहीं बताता, ठीक है ना, रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से हो रही है। डज नॉट प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, डज नॉट प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो मैंने यहाँ तुम्हें क्या बता दिया, थर्मोडायनामिक्स के मेरिट्स क्या है, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, और डीमेरिट दो बता दिए, स्पीड ऑफ द रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये दोनों नहीं बता पाए, ठीक है ना, दोनों नहीं बता पाए। अच्छा, अब इसके अलावा नेक्स्ट जो टर्म आएगी इसके अंदर, नेक्स्ट टर्म है जो हम स्टडी करेंगे, एक तो हीट, पहले बताएंगे हीट और वर्क में क्या डिफरेंस। हीट और दोनों ही फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, हीट एंड वर्क बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट और वर्क में डिफरेंस क्या है, अगर बहुत सिंपल वर्ड में पूछे, नाइन क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हीट क्या है, वर्क क्या है। हीट क्या होता है, एक रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिस्टम को हीट दी, ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, इसको यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल, अगर इसको हीट देंगे तो मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर मूव करेंगे कि नहीं। बहुत सिंपल तरीके से मॉलिक्यूल्स ऊपर भी जाएंगे नीचे भी आएंगे, डिपेंड करेगा इनको एनर्जी कहाँ पे मिल रही है ज्यादा। तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करेंगे इधर उधर, दिस इज कॉल्ड एज हीट, दैट इज विच इज रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, रैंडम फॉर्म, हीट क्या है, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वर्क करें, अगर मान लो ऊपर मैंने पिस्टन लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया पिस्टन, अब पिस्टन से अगर प्रेशर लगाए ऊपर से, पिस्टन से ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, तो अब जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सब कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइज फॉर्म है कि नहीं। वर्क क्या है, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट क्या है, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क है ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क क्या है, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ आ गया कि नहीं है। फिर हीट, मान लो एक कोई ब्लॉक है यहाँ पे से 200 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर ब्लॉक है से 25 डिग्री रूम टेम्परेचर में, 25 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा कि नहीं। तो हीट क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट इज एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट क्या, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और वर्क, वर्क ऐसे ही क्या होगा, वर्क है अगर किसी चीज को पुश करेंगे यानी फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उससे क्या हुआ, वर्क हुआ कि नहीं। तो वर्क क्या है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू एनी अदर मीन्स कह लो, या ड्यू टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू एनी अदर मीन्स जो होगा ना, एक्सेप्ट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज वर्क। और वर्क की बात करें स्पेसिफिकली, तो क्या बोलेंगे, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आगे समझ के नहीं है। तो ये ध्यान रखते हैं, वर्क और हीट पे डिफरेंस बोला मैंने, वर्क और हीट पे। नेक्स्ट है यूनिवर्स क्या है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या है, और इसी के अंदर एक टर्म और इंपॉर्टेंट, बाउंड्री लेयर क्या है। इस चैप्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ढंग से करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है, इट इट इज कंपोज ऑफ बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ध्यान रखना, जब भी हम सराउंडिंग्स की बात करते हैं तो हम इमीडिएट सराउंडिंग्स की बात करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे वाटर को या किसी गैस को इस तरह से गर्म किया हमने, इसको गर्म किया, तो इसके वेपर्स जो है वो कहाँ जाएंगे, नियर बाय सराउंडिंग्स में जाएंगे ना। तो हम बात कर रहे हैं नियर बाय सराउंडिंग्स, हम बात किसी कर रहे हैं, नियर बाय सराउंडिंग्स। तो अब एक तो ये पूरा जो जिसमें वेसल में मैं वाटर को हीट कर रहा हूँ, ये एक सिस्टम है, और इसके वेपर्स कहाँ जा रहे हैं, आस पास की सराउंडिंग।
तो हम आसपास की सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं। ये नहीं यहाँ से मैं 50 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ, वो भी सराउंडिंग्स है, लेकिन क्या वो इफेक्ट होंगी? वो इफेक्ट नहीं होंगी ना। तो हम बात किसकी करते हैं हमेशा? इमीडिएट सराउंडिंग्स। इमीडिएट सराउंडिंग्स की बात करते हैं, क्या क्लियर है? तो ये था, ये इमीडिएट सराउंडिंग्स की बात करते हैं, जो सिस्टम से रिलेटेड नहीं है उन सराउंडिंग की बात नहीं करते। अब सराउंडिंग्स ज्यादा है कम है, सिस्टम से बहुत ज्यादा होती है। सराउंडिंग सिस्टम से ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए सराउंडिंग्स के अंदर जो चेंज आएगा, टेम्परेचर में, एनर्जी में, वर्क में, या किसी भी चीज में जो चेंज आएगा, वो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। वो कम होगा चेंज, इसलिए सराउंडिंग्स को जनरली हम नेगलेक्ट करते हैं। सराउंडिंग्स को हम जनरली क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। क्या बात समझ आ गई? न्यूमेरिकल में यूज करूंगा इस चीज को। सराउंडिंग्स में जो चेंज आता है उसको हम क्या करते हैं? नेगलेक्ट करते हैं। क्यों नेगलेक्ट करते हैं, पता लगे ना? जैसे यहाँ से जो वेपर्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो तो सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना। वो सराउंडिंग पे क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसलिए हम जो बात कर रहे हैं, सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और सराउंडिंग में जो चेंज आया, यहाँ पे पानी है 100 डिग्री सेल्सियस, ये पानी लिया हुआ मैंने, यहाँ है ये 100 डिग्री सेल्सियस। क्या ऊपर टेम्परेचर यहाँ सराउंडिंग के आसपास था वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा? वो अगर ऊपर 25 था तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 35, ज्यादा चेंज तो नहीं आएगा ना उधर। तो सराउंडिंग में चेंज क्या आता है? नेग्लिजिबल। सराउंडिंग में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? नेग्लिजिबल। क्या यहाँ तक समझ आ गया? सिस्टम और सराउंडिंग का बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया है? सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है? अब ये जो है इसकी बाउंड्री तुम्हें दिख रही है, ये बाउंड्री है वाली, ये क्या है? बाउंड्री लेयर। ये भी बाउंड्री लेयर है। और यहाँ पे भी तुम मानना कि एक इमेज, यहाँ पे भी क्या है? एक इमेजिनरी बाउंड्री है कि नहीं? इमेजिनरी बाउंड्री जो सिस्टम को सेपरेट कर रही है किससे? सराउंडिंग से। बात समझ रहे नहीं? यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी बाउंड्री। ये तुम्हारी रियल बाउंड्री है वाली, ये रियल बाउंड्री है, ये रियल बाउंड्री है। ये नीचे भी क्या है? रियल बाउंड्री है। बात समझ रहे कि नहीं? तो बाउंड्री, तुम्हें सिस्टम सराउंडिंग का बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया? सिस्टम क्या है? बाउंड्री में बता रहा हूँ अभी। सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, क्लियर? सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन फॉर, विच इज चोजन फॉर, या विच इज टेकन फॉर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन या थर्मोडायनेमिक स्टडीज। सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन, विच इज चोजन फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडीज। और जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, वो क्या होगा? सराउंडिंग। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। रिमेनिंग पार्ट, देखो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे बहुत ध्यान देना। बाकी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम तुम कैसे करके प्रैक्टिस करके कहीं ना कहीं से कर लोगे, लेकिन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ना बेसिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान समझना। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग क्लियर हो गया? सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। यूनिवर्स में भी यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिवर्स की नहीं, जो वैसे है। बात करेंगे इसकी सिस्टम और इसके आसपास की सराउंडिंग, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? यूनिवर्स, ये बनता है। अब उसके बाद आगे यहाँ पे बाउंड्री लेयर। पहला क्वेश्चन, बाउंड्री लेयर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। बाउंड्री लेयर पार्ट किसका मानते हैं? सिस्टम का कि सराउंडिंग? सराउंडिंग का, या फिर सराउंडिंग का पार्ट? बाउंड्री लेयर इज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ सराउंडिंग, नॉट सिस्टम। बाउंड्री लेयर जो है इट इज पार्ट ऑफ सराउंडिंग, नॉट सिस्टम। बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर जो है ये है, जैसे पहला रियल इमेजरी। क्या इसमें समझ आ गया तुम्हें? रियल इमेजरी, यहाँ पे सिस्टम यहीं तक जा रहा है ना, तो यहाँ मैंने इमेजरी बाउंड्री एज्यूम कर लिया, समझ आया कि नहीं? रियल इमेजरी, तीन बाउंड्रीज इसकी क्या है? रियल है। और एक क्या मानी है? इमेजरी। एक क्या मानी है? इमेजरी। फिर हो गया कि नहीं? तो रियल बाउंड्री भी हो सकती है और इमेजरी भी हो सकती है, ये पहला। दूसरा, रियल इमेजरी हो गया। दूसरा, रिजिड फ्लेक्सिबल। रिजिड बाउंड्री और फ्लेक्सिबल बाउंड्री। रिजिड फ्लेक्सिबल, रिजिड यानी बिल्कुल ठोस, हार्ड है, जैसे तुम्हें दिख रही है तीन बाउंड्री, क्या है? रिजिड है। फ्लेक्सिबल जैसे बैलून के अंदर, साइकिल के टायर ट्यूब में, बाइक के टायर ट्यूब में, गाड़ी के टायर ट्यूब में, क्या होगी वो? फ्लेक्सिबल। बात सारी नहीं है? तो वो फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज है। रिजिड और फ्लेक्सिबल, रिजिड और फ्लेक्सिबल ये भी हो सकती है। थर्ड, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे डायाथर्मिक
और एडियाबेटिक। डायाथर्मिक और एडियाबेटिक। डायाथर्मिक क्या है? जो हीट को अलाउ करे पास होने के लिए, यानी डायथर्मिक जो होगी वो कंडक्टिंग, यानी जिसके थ्रू हीट आ सकती है। जैसे ये है, ये ओपन सिस्टम था, इधर हीट आ भी सकती है और जा भी सकती है। अगर ये ज्यादा गर्म होगा तो हीट डिसिपेट करेगा, ठंडा है तो एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ कि नहीं? ठंडा तो बाहर से एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट आ भी सके और जा भी सके, तो बोलेंगे कंडक्टिंग। ऐसे केसेस में टेम्परेचर जनरली क्या रहेगा? कांस्टेंट। डायथर्मिक के केस में टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर सिस्टम ज्यादा गर्म है तो हीट लूज कर देगा, सिस्टम ठंडा है तो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। बात है कि नहीं? तो इस डायथर्मिक को हम एडिया कंडक्टिंग भी बोले, डायथर्मिक क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग। और दूसरा क्या? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक यानी जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, नो हीट ट्रांसफर, जिसमें कोई हीट ट्रांसफर ना हो। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल क्या हो गया? थर्मस फ्लास्क हो गया, थर्मोकूल देखा हो तुमने, उसमें भी यही होता है, सही ना? जिसमें कोई हीट ट्रांसफर ना हो वो एडियाबेटिक, नो हीट चेंज। एक होता है, एक और लिख सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परमिएबल, यानी जो परमिट करे, जिसके थ्रू ट्रांसफर हो सके, जिसके थ्रू ट्रांसफर हो सके। परमिएबल, इम्परमिएबल। जैसे जो परमिएबल है, डायथर्मिक परमिएबल है कि परमिएबल? परमिएबल, इसके थ्रू हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं, या मैटर भी ट्रांसफर होता है, मैटर भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है, तो इसे क्या बोलेंगे? परमिएबल। क्या बोलेंगे इसको? परमिएबल। और जो परमिट ना करे, जैसे एडियाबेटिक है, ना तो हीट ट्रांसफर होगी इसमें, ना ही मैटर ट्रांसफर होगा। जैसे कोई ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, पानी रख दिया उसके अंदर, नहीं ना, पानी रख दिया, तो तुम देखोगे 10 घंटे 15 घंटे के बाद पानी भी गायब है। और अगर पानी ठंडा था या गर्म था तो वो तो खत्म ही हो गया, पानी नहीं है तो खत्म हो गया पूरा। तो क्या हो गया? हीट भी ट्रांसफर हो गई, यानी एनर्जी भी ट्रांसफर हो गई, एनर्जी भी अलाउ कर दी उसने, ओपन सिस्टम ने एनर्जी परमिट कर दी, यानी परमिएबल बाउंड्री। और थर्मल फ्लास्क के अंदर इम्परमिएबल। मतलब समझ गए बाउंड्री लेयर का? तो ये अब यहाँ पे क्या है? बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर विच डिस्टिंग्विश, विच isolates system from the surrounding, and it is considered to be part of surroundings not system, है ना? तो यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट सब है टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसी बाउंड्री लेयर के बेसिस पे है। ये बाउंड्री लेयर के बेसिस पे ही तीन तरीके के सिस्टम डिफाइन किए गए हैं, है ना? बाउंड्री लेयर के देखते हुए तीन तरीके के सिस्टम डिफाइन किए गए हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जैसे इस समय हम जो बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हैं? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में बैठे हैं जहाँ पे एनर्जी भी एक्सचेंज होगी, मैटर भी एक्सचेंज। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, चाय को रखा हुआ है ओपन कप के अंदर, यही एग्जांपल देते हैं ना। टी और कॉफी प्लेस इन ओपन कप, तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद टी क्या हो जाएगी? हीट लूज कर देगी अपनी सराउंडिंग को, ठंडी हो जाएगी कि नहीं? और बहुत टाइम तक रखोगे तो एनर्जी और मैटर भी लॉस हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी एंड मैटर बोथ आर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स, है ना? ओपन सिस्टम इन विच बोथ एनर्जी एंड मैटर आर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, एनर्जी एंड मैटर आर बोथ एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। मतलब समझ आ गया कि नहीं है? एक एग्जांपल दिमाग में लेके आना, उससे आंसर बन जाएगा। both energy and matter are exchanged with the surrounding, is called as open system, clear? is called as open system, इसे open system बोलेंगे। इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल जो भी ओपन में है, जैसे ट्रीज, प्लांट्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ओपन सिस्टम के। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ओपन। ट्रीज, प्लांट्स, लेक्स, रिवर्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, जो भी है ये सब किसके अंडर आते हैं? ओपन सिस्टम। क्लियर हो गया कि नहीं है? ये ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इसमें क्या होगा? क्या एक्सचेंज होगा? एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। अगर टी क्लोज कप में है तो एनर्जी कुछ टाइम बाद ठंडी हो जाएगी कि नहीं? एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाएगी, बट नॉट मैटर, इन विच एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, नॉट मैटर। एनर्जी बट नॉट मैटर इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, एनर्जी बट नॉट मैटर इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। क्लियर नहीं? एनर्जी बट नॉट मैटर इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, ये क्लोज सिस्टम के अंदर आता है। ये किसमें आएगा? क्लोज सिस्टम के। तो इसके एग्जांपल मैंने बता दिया। एग्जांपल क्या है इसकी? टी प्लेस इन
क्लोज कप, या फिर प्रेशर कुकर हो गया, सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट हो गया। ये एग्जांपल पूछे हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्रेशर कुकर आ गया क्लोज सिस्टम में, सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट ये भी किसमें आएगा, क्लोज सिस्टम में, ये भी क्लोज सिस्टम के अंदर। एनर्जी एक्सचेंज करेंगे लेकिन मैटर उतने का उतना ही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक तरह से ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दोनों क्या थे, परमिएबल। बात आ रही कि नहीं है? ये परमिट कर रहे हैं ना, चाहे एनर्जी को परमिट करें या मैटर को परमिट करें, परमिट कर रहे हैं तो ये परमिएबल के अंदर आएंगे, ये परमिएबल सिस्टम के अंदर आते हैं, परमिएबल इनकी बाउंड्री होगी। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर इज एक्सचेंज विद द साउंड, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर इज एक्सचेंज विद द साउंड, दिस कम्स अंडर आइसोलेटेड सिस्टम। और ज्यादातर ये इंसुलेटेड होगा, ज्यादातर क्या होगा, इंसुलेटेड। एग्जांपल इसका पता तुम्हें क्या होगी, थर्मस फ्लास्क या थर्मोकूल भी कहते हैं, थर्मस फ्लास्क इसका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम क्या पॉसिबल है, परफेक्टली 100% आइसोलेटेड सिस्टम को पॉसिबल नहीं है। ये तो मान रहे हैं, आइडियली मान रहे हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। परफेक्टली या 100% आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, 100% आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। क्या क्लियर हो गया? तो ये सारी डेफिनेशन है, स्कूल लेवल पे तुम्हें पता होगा कि ये डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है ना, स्कूल लेवल पे ये डेफिनेशन भी आ सकती है, तुम्हें ये करना है पूरा। अब नेक्स्ट आ गया यहाँ से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो दो वर्ड यूज करते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो का मैंने कभी भी यूज किया माइक्रो लेवल पे, यानी मैं बात कर रहा हूँ एटम की, मॉलिक्यूल्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, समझ गए? अगर माइक्रो का वर्ड यूज कर, और मैक्रो वर्ड यूज कर रहा हूँ, यानी जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर, जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दो दो होती है इसके अंदर मैक्रोस्कोपिक। एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये तुम्हें पता होगा स्कूल लेवल पे बहुत पूछते हैं, डेफिनेशन सी या डिफरेंस। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है और इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। जैसे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, ये कोई वेसल है, इसके अंदर कुछ कोई भी सिस्टम प्रेजेंट है, प्रेशर पी है, वॉल्यूम बी है, टेम्परेचर टी है, सरफेस टेंशन एस टी है, सरफेस टेंशन एस टी है, डेंसिटी रो है, डेंसिटी रो है, नंबर ऑफ मोल्स एन है, पीएच इस सिस्टम का है, कोई भी पीएच है, मोलरिटी एम है, और ये एनर्जी है एच जी एस, एंट्रोपी एच जी एस एंट्रोपी, और ई या यू इंटरनल एनर्जी, ई या यू इंटरनल एनर्जी। एच है यहाँ पे टर्म नोट कर लेना, ये पूरे चैप्टर में चलेगी टर्म। एच क्या है, एंथैल्पी कंटेंट, ये नोट कर लेना, ये पता होना चाहिए हमेशा। एच क्या है यहाँ पे, एंथैल्पी कंटेंट उस सिस्टम का। जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, जी आई डबल बी एस, गिव्स फ्री एनर्जी। और एस क्या है, एंट्रोपी, एंट्रोपी एस एंट्रोपी। और ई क्या है, इंटरनल एनर्जी, ई क्या है, इंटरनल एनर्जी। फिर ई क्या है, इंटरनल एनर्जी। ये टर्म, ये सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ये सब क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब इस सिस्टम को मैंने कर दिया हाफ, अगर इसको हाफ कर दिया तो कौन कौन सी चीजें जो हाफ हो जाएंगी, कौन कौन सी चीजें जो विच गेट्स डिवाइडेड ऑन डिवीजन, जो डिवाइड हो जाएगी वो है एक्सटेंसिव, और जो एज इट इज रहेगी वो इंटेंसिव। जो डिवाइड हो गई यानी वो मास में डिवाइड कर रही है तो वो एक्सटेंसिव, और जो डिवाइड नहीं हो रही है वो एज इट इज है, तो वो यानी मास में डिवाइड नहीं कर रही है, डिवाइड कर रही है नेचर, तो वो इंटेंसिव। बात समझ नहीं है? जैसे अब तो प्रेशर जो है सेम रहेगा, प्रेशर तो जो इधर है दोनों साइड प्रेशर सेम रहेगा। वॉल्यूम जगह आधी होगी कि नहीं, वॉल्यूम क्या होगा, V/2, वॉल्यूम V/2। टेम्परेचर सेम रहेगा दोनों का, टेम्परेचर, टेम्परेचर तो आधा नहीं होगा ना। यही रूम है, इस रूम में मैंने एक बाउंड्री लेयर लगा दी, तो टेम्परेचर इधर इधर क्या हो जाएगा, सेम ही तो रहेगा, सही ना, टेम्परेचर हाफ ही रहेगा, वो सेम रहेगा। सरफेस टेंशन सेम रहेगा, कोई भी चाहे गैस है या लिक्विड है, कोई भी है, सरफेस टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये भी इंटेंसिव। डेंसिटी सेम रहेगी। नंबर मोल्स आधे हो जाएंगे, आधे मोल्स इधर रह गए, आधे मोल्स इधर रह गए, तो नंबर मोल्स आधे हो गए।
पीएच सेम रहेगा। पीएच जो सिस्टम का था, पीएच पहले 5 था, इधर भी 5 रहेगा, उधर भी 5 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मोलरिटी, मोलरिटी सेम रहेगी। मान लो मैंने 10 मोलर की सोल्यूशन ली, 10 मोलर की सोल्यूशन मैंने उसको आधा कर दिया, तो कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम आधा होगा ना, कंसंट्रेशन क्या रहेगा, सेम, कंसंट्रेशन सेम रहेगा। और एंथैल्पी, ये सारी एनर्जी है, ये सब आधी हो जाएगी। ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्टिव में ऐसी क्वेश्चन आना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनर्जीज जो है वो मास पर डिपेंड करती है। एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, बर्टन, सब किस पर डिपेंड करते हैं, मास पे। जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बर्टन, ये सब भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है, तो वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। ईएमएफ है, अगर ईएमएफ होता तो ईएमएफ वो भी सेम रहेगा। वोल्ट जो है, इसके थ्रू जो करंट डिराइव करेंगे वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए ईएमएफ भी क्या है, इंटेंसिव। ईएमएफ भी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या समझ, कुछ पता लगा यहाँ पे कि नहीं? और ज्यादातर तुम केसेस देखोगे ना, अगर जितने भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आए हैं, वो पर यूनिट समथिंग आए होंगे, वो पर यूनिट लेंथ आए होंगे, पर यूनिट एरिया आए होंगे, पर यूनिट मतलब कोई ना कोई पर यूनिट इन्वॉल्व होगा उसके साथ, पर यूनिट वॉल्यूम आ गया होगा, पर यूनिट मास आ गया होगा, कुछ भी आया होगा ऐसे। जितने भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव को हम इंटेंसिव आसानी से बना सकते हैं। जैसे मास था, डेफिनेशन में लिखा दूंगा, मास क्या है, एक्सटेंसिव। मास तो एक्सटेंसिव है ना, वॉल्यूम क्या है, वो भी आधा हो रहा है, एक्सटेंसिव। लेकिन अगर मैं मास पर यूनिट वॉल्यूम कर दूं तो क्या बन जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव। डेंसिटी इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव था, ये एक्सटेंसिव था, यानी एक्सटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव क्या होगा, एक्सटेंसिव। इंटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव क्या होगा, एक्सटेंसिव। समझ आ रहा कि नहीं है? तो बाय स्पेसिफाइंग पर यूनिट ऑफ द मास कंसर्न, by specifying per unit of the mass concerned, extensive property can be converted into intensive. Extensive property can be converted into intensive. अब डेफिनेशन क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या डेफिनेशन लोगे? कभी भी ऐसी चीजें आती है, मैं तो दोबारा बोल रहा हूँ, लंबे समय तक याद रहेगा तुम्हें, मतलब एटलीस्ट तुम कंसेप्ट नहीं भूलोगे। अगर तुम्हें कोई तरीका बना लिया, जैसे मैंने कुछ कोई भी चीज को पूछता हूँ, तो कोई ना कोई तरीका तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से, किस एग्जाम्पल को लेकर तुमको समझाया है, तब तुम्हें याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। अब जैसे इसमें मैंने बोला, तो चाहे तुम ये जो मैंने ब्लॉक बनाया है, कौन कौन सी चीज आधी हो रही है, वो एक्सटेंसिव यानी जो मास डिपेंड करेगा, और इंटेंसिव यानी जो मास डिपेंड नहीं करेगा, नेचर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ तरीका बना लेना, ताकि तुम्हें हमेशा ऐसा ना हो कि तुम्हें याद ही करना पड़े, एटलीस्ट कंसेप्ट तो पता है कुछ। सही है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम, विच डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। एग्जांपल नोट कर लिया, मास, वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, सी से डिनोट करते हैं, सी से। मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, उसके अलावा वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और ये चार टर्म जरूर लिखना, कौन सी, नंबर ऑफ मोल्स भी कह लो, नंबर ऑफ मोल्स, ये चार कौन सी वाली, एंथैल्पी, एनर्जी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। ई और यू से नोट करते हैं। ई और यू से डिनोट करते हैं, क्या है, इंटरनल एनर्जी। सही ना, ई और यू से नोट करेंगे। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नॉट अपॉन इट्स क्वांटिटी। जो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, नॉट अपॉन इट्स क्वांटिटी। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे जो डिपेंड करे, नॉट अपॉन इट्स क्वांटिटी, इसे क्या बोलेंगे, इंटेंसिव। एग्जांपल इसका, जैसे फोर्स एक्सटेंसिव है, फोर्स होता है ना, मास पे डिपेंड करता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या है, एक्सटेंसिव। लेकिन प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन गया, इंटेंसिव। समझ आ गया कि नहीं? वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। प्रेशर क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटेंसिव। मास क्या था, एक्सटेंसिव। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन गया, इंटेंसिव।
स्पेसिफिक हीट क्या है? एक्सटेंसिव। स्पेसिफिक, सॉरी, हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव। स्पेसिफिक बोल दिया मैंने, स्पेसिफिक हीट यानी पर ग्राम हो गया ना, पर ग्राम तो हमेशा फिक्स रहेगा, हीट कैपेसिटी कितनी भी हो। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या होगी? पर ग्राम। मैंने बोला 1 ग्राम हीट कैपेसिटी मतलब बता रखा है मैंने तुम्हें पहले। हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना, वो हीट कैपेसिटी। अगर मैंने मास ज्यादा ले लिया उसका तो हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैंने मास ज्यादा ले लिया तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पूरे का बढ़ाना है ना तुम्हें 1 केल्विन से टेम्परेचर। नहीं समझ रही बात? नहीं समझ? और ऐसे ही अब मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने उस सकते, मैंने कहा आयरन है, आयरन 10 ग्राम है, उसकी हीट बनानी है 1 केल्विन से, तो तुम उसे गर्म करोगे। आयरन 100 ग्राम है, उसकी हीट बनानी है 1 केल्विन से, टेम्परेचर बढ़ाना है 1 केल्विन से, तो उसको और ज्यादा गर्म करोगे। मैंने कहा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? वो तो फिक्स होगी ना, वो 1 ग्राम आयरन का ही टेम्परेचर बढ़ाना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या समझ आ गया? हीट कैपेसिटी तो एक्सटेंसिव है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? जिसके आगे वर्ड स्पेसिफिक लग गया, जिसके आगे वर्ड स्पेसिफिक लग गया, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एक्सटेंसिव। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम पर यूनिट मास, वो क्या बन जाएगा? Intensive। समझ आएगा कि नहीं है? तो वो इंटेंसिव बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो यहाँ पे टर्म्स क्लियर कर दिए मैंने। ये पता होना चाहिए एक्सटेंसिव क्या है, इंटेंसिव क्या है। अब डिफरेंस आएगा तो पहले, हाउ कैन वी कन्वर्ट एक्सटेंसिव इनटू इंटेंसिव? ये लिख दिया ना, ईएमएफ, पीएच, कंसंट्रेशन, ये सब क्या है? इंटेंसिव है। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब क्या है? इंटेंसिव। टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, ये इंटेंसिव है। फिर मैंने बोला हाउ कैन वी कन्वर्ट एक्सटेंसिव इनटू इंटेंसिव? हाउ कैन वी कन्वर्ट एक्सटेंसिव इनटू इंटेंसिव? बाय स्पेसिफाइंग, एक वर्ड मिलता है, बाय स्पेसिफाइंग पर यूनिट ऑफ द मास कंसर्न। बाय स्पेसिफाइंग पर यूनिट ऑफ द मास कंसर्न। बाय स्पेसिफाइंग पर यूनिट ऑफ द मास कंसर्न। देखिए एग्जांपल जरूर दे देना इसमें। मास इज एक्सटेंसिव, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, बट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इंटेंसिव, क्योंकि डेंसिटी बन गया। समझ गए नहीं? एग्जांपल जरूर दे देना। अब एक्सटेंसिव इंटेंसिव में डिफरेंस, डिफरेंस पहले तो डेफिनेशन लिख दोगे, स्कूल में आएगा ये क्वेश्चन। पहले क्या लिख देंगे? डिफरेंस। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा एक जगह मास है 10 ग्राम, एक जगह मास है 50 ग्राम, तो ऐड कर दोगे डायरेक्ट? नहीं ऐड कर देंगे कि नहीं? डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 60 ग्राम। एक जगह वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब, एक जगह वॉल्यूम है 90 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कहा एक जगह टेम्परेचर है 10 केल्विन, इधर इधर 10 केल्विन है, इस वाले एरिया में, इस वाले रूम में आ गया 90 केल्विन, तो क्या तुम दोनों को ऐड कर सकते हो? 90 केल्विन से जो हीट है यहाँ पे ट्रांसफर होगी, और जब कब तक होगी? जब तक एक थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए, यानी वहां पे और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए, तो हीट ट्रांसफर होगी कि नहीं? तो क्या 10 केल्विन 90 केल्विन ऐड हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, तो ये क्या हो गया? ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली। डेंसिटी, डेंसिटी है पानी की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मैंने उसमें ग्लिसरीन डाल दिया जिसकी डेंसिटी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो क्या डेंसिटी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर की हो जाएगी? डेंसिटी 11 तो नहीं होगी ना, 10 के कुछ आसपास में, 10 थोड़ी कम हो जाएगी, बस यही होगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं है? तो इसलिए हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन बी मेड इंटेंसिव, थर्ड पॉइंट, बाय स्पेसिफाइंग पर यूनिट ऑफ द मास कंसर्न। और फिर एग्जांपल दे देगा। कर लोगे क्वेश्चन? ये टू बॉक्स में आता है। अगर क्या क्वेश्चन आना है? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में क्या डिफरेंस है ना, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। 4 पॉइंट बोले हैं, वो जरूर याद कर लेना। भी एच से क्या था? हाँ, एंथैल्पी कंटेंट। जी से गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। एस से एंट्रोपी, ई से इंटरनल एनर्जी। इसको नहीं भूलना बिल्कुल भी। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, तो भूलना नहीं थी। अच्छा, और एच जी एस ई, ये 4 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। इनमें चेंज होगा तो डेल्टा लगा। डेल्टा जी, डेल्टा एच क्या होगा? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एब्जॉर्ब या होती है, वो एंथैल्पी चेंज होता है। और डेल्टा जी गिब्स एनर्जी चेंज, ये यूजफुल वर्क डन के बारे में बताता है। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी चेंज, ये रैंडमनेस के बारे में बताता है। और ई इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी। रिजॉइन करेंगे एक बार, आगे टॉपिक करेंगे हम इसके
इसके आगे टॉपिक करेंगे इंटरनल एनर्जी।